स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन स्टडी किया था। नोट्स हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में। तो डेफिनेशन माइक्रोप्रोसेसर की हमने आप लोगों को बताई थी, एंड एक जो मेन डेफिनेशन है माइक्रोप्रोसेसर की, दैट की माइक्रोप्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये कुछ 3-4 वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं। मल्टीपर्पज मीन्स कि हम इसे डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल क्योंकि हम इसमें यूजर रिटन प्रोग्राम्स इसमें डाल के इसके अकॉर्डिंग वर्क कराते हैं, तो इसलिए ये प्रोग्रामेबल भी है। एंड क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है, और ये क्लॉक जो होती है, ये क्लॉक ये डिसाइड करती है कि माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। एंड रजिस्टर बेस्ड का मतलब ये है कि इसे कुछ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर स्टोरेज पर्पज। कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो जो भी इनपुट डेटा माइक्रोप्रोसेसर के पास आता है उसे इनिशियली कुछ रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है, उसके बाद उस पर ऑपरेशन होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन। इसीलिए ये कुछ टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड है माइक्रोप्रोसेसर के साथ। एंड फिर नेक्स्ट फिर दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम है उनकी बाइनरी इंस्ट्रक्शन कुछ रीड करता है फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि प्रोग्राम भी कहीं स्टोरेज डिवाइस में स्टोर्ड होता है, कॉल्ड मेमोरी। एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसके अकॉर्डिंग जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट है उस डेटा को एक्सेप्ट करता है, आइदर फ्रॉम इनपुट और फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। एंड फिर as per instruction it processes the data and produces a output। और जो आउटपुट होता है वो भी आइदर अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और मेमोरी में नहीं स्टोर करना है, आउटपुट डिवाइस पे देना है, तो आउटपुट डिवाइस में डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। तो जब हम एक माइक्रो प्रोसेसर को
कनेक्ट कर देते हैं थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस, तो हमारा ये माइक्रो कंप्यूटर बन जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर से कुछ इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और मेमोरी कनेक्टेड होती है। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हो। मेमोरी में आइदर प्रोग्राम भी रिटर्न हो सकता है एंड डेटा भी स्टोर हो सकता है, और जो भी इनपुट डेटा चाहिए होता है वो इनपुट डेटा आइदर मेमोरी से या इनपुट डिवाइसेस से फेच किया जाता है। एंड जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने के बाद में, वो आउटपुट डेटा आइदर आउटपुट डिवाइस पे दिया जाता है या मेमोरी में स्टोर किया जाता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करना हो। तो माइक्रो प्रोसेसर एज अ सीपीयू को हम एमपीयू बोलते हैं। अब जब हम एमपीयू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम, उसमें ये 4 कंपोनेंट्स हैं: मेमोरी, इनपुट, आउटपुट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ये फिगर है। इस फिगर में हमें इनपुट डिवाइस दिख रही है, आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है एंड ये सीपीयू है। और सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है एएलयू और एक होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन इसको मिली है, आइदर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ये उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एएलयू वर्क करता है। और वर्क करने के लिए जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो डेटा इसको मेमोरी से या इनपुट डिवाइसेस से डेटा मिलता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का, कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराने का। मीन्स कि कब इनपुट से डेटा को फेच करना है, कब डेटा को आउटपुट से प्रोवाइड कराना है एंड कब प्रोग्राम को कॉल करना है, यानी प्रोग्राम की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो जिस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे, या किसी डेटा को हमें आउटपुट में ना दे करके मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये सारे ये जो भी वर्क्स होंगे, इन वर्क्स को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का होगा। डिस्क्रिप्शन इसका प्रीवियस पेज में गिवन है। ALU is used for arithmetic and logical operations। और ये जो CPU है, इट कंटेन्स वेरियस रजिस्टर्स टू स्टोर डेटा। टेम्परेरली कुछ डेटा को स्टोर करना होता है, जिस भी डेटा पे ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के पास CPU में कुछ रजिस्टर्स होते हैं जिनमें टेम्परेरली डेटा स्टोर किया जाता है। अब CPU को ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है और उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से रीड किया जाता है। आफ्टर दैट फिर एज पर द इंस्ट्रक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो टास्क परफॉर्म किया जाता है। एंड CPU also communicates with input output devices either to accept और send data, जैसे कि अभी हमने बताया था। और ये जो डिवाइसेस होती हैं, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या कोई भी अदर डिवाइस जो भी इससे अटैच्ड हैं, these devices are combinedly known as peripherals। कंट्रोल यूनिट बताया हमने आप लोगों को कि टाइमिंग और कम्युनिकेशन प्रोसेस जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। इवोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इवोल्यूशन के साथ साथ ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में ईयर वाइज जनरेशन भी बनाई गई हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो इवोल्यूशन का ही पार्ट है। यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 54, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी माइक्रोप्रोसेसर। इस जनरेशन में जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसे ENIAC बोलते हैं, ENIAC।
जो कि 1946 में कंप्लीट हुआ था। तो इस तरह से कुछ थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जानना है जनरेशन में, ईयर और जो भी इसके इम्पोर्टेंट जो भी टास्क हों कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हुई थी या कोई इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुआ था उस ड्यूरेशन में, उसको बस आपको याद रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन 1954 तक थी, 55 से 64 तक फिर सेकेंड जनरेशन हो गई। सेकेंड जनरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेकेंड जनरेशन के, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम टूल्स। जो फर्स्ट जनरेशन थी उस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, बट इन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स आ गए थे तो ट्रांजिस्टर्स का यूज स्टार्ट किया गया था। बट सेकेंड जनरेशन में भी जो ट्रांजिस्टर्स यूज किए जा रहे थे, उन ट्रांजिस्टर्स का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बल्कि था, बहुत लार्ज साइज के ट्रांजिस्टर्स थे। दैट इज वाई कि हम बहुत ज़्यादा मेमोरी को इंटरफेस नहीं कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 KB की मेमोरी को ही यहाँ पर हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक जो डिस्क होती हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया गया था, इसी पीरियड में डेवलप हुई थी, जिनको कि एज अ सेकेंडरी मेमोरी यूज़ किया जाता था। मशीन लैंग्वेजेस जो आप लोगों ने सुनी होगी, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये लैंग्वेजेस भी इसी ड्यूरेशन में ही यूज़ की गई थी। इसी तरह अलग अलग जनरेशन के कुछ अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद रखना है। ऐसे थर्ड जनरेशन हो गई। थर्ड जनरेशन में देखिए पाइपलाइनिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था। अब टास्क के केस में क्या होता था कि जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता था तब फिर सेकंड टास्क स्टार्ट किया जाता था। पाइपलाइनिंग का यहाँ पर कंसेप्ट आ गया थर्ड जनरेशन में, और मल्टी प्रोग्रामिंग भी आ गया कि एक बार में एक ज़्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली रन किया जा सके। ऐसे ही फिर फोर्थ जनरेशन है और फिर फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन तो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है। प्रेजेंट के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता है। फिफ्थ में तो आप जो जो चीज़ें जानते हैं माइक्रोप्रोसेसर के बारे में, सभी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी राहुल। सर मैंने सर लैपटॉप से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर, आपने मुझे रिमूव कर दिया है। मैं लैपटॉप से बार बार ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने किसी एक को रिमूव किया है, वो किसी अननोन नेम से जो है ज्वाइन हो रहा था, शायद आर नहीं डॉट नहीं, वो करके। तो एक्चुअली नाम, पहले नेम थोड़ा दिक्कत कर रहा था ना, तो मैंने नेम सही कर दिया है। नहीं तो अब मैं आप, अपने नेम से आ रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अब इस तरह से हम किसी भी अननोन को नहीं ज्वाइन करा सकते हैं ना। आप लोग भी जान रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब तक कोई प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं ज्वाइन हो रहा तब तक हम उसको नहीं ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है सर, इन कर लीजिए, मैं अपने नाम से आ रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। जनरेशन के बाद फिर सिमिलरली टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो वेक्टर प्रोसेसर्स का है। वेक्टर प्रोसेसर्स में क्या है कि जो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो उसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है वो एरे के फॉर्म में डेटा होता है। जैसे कि आपको ये एक वेक्टर ए गिवन है और इसमें एरे के फॉर्म में डेटा गिवन है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक वेक्टर बी होगा, उसमें डेटा गिवन होगा B1 B2 B3 एंड सो ऑन। अब अगर हमें इन डेटा से कोई भी ऑपरेशन करना है तो एरे वाइज ही ऑपरेशन होगा। जैसे एडिशन करना है तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, और जब एडिशन होगा तो A1 B1 का एडिशन हो जाएगा, A2 B2 का एडिशन हो जाएगा, A3 B3 एंड सो ऑन, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। इस तरह से ऑपरेशन, तो ये वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं जो इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फिर SIMD प्रोसेसर्स हैं। SIMD प्रोसेसर्स क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, PE1 PE2 PE3, और हर एक प्रोसेसिंग एलिमेंट में हमारे पास में एक अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है और एक मेमोरी है, और ये कंबाइनली प्रोसेसिंग एलिमेंट का
वर्क कर रहा है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को इंटरकनेक्ट कर देते हैं सिंगल कंट्रोल प्रोसेसर से, और ये एक हमारा कंप्लीट SIMD प्रोसेसर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर, अलग अलग मेमोरीज इंटरकनेक्टेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। फिर स्केलर एंड सुपर स्केलर प्रोसेसर है, जिसमें कि ये माइक्रो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। एंड एक और जो प्रोसेसर्स आते हैं वो रिस्क और सिस्क प्रोसेसर्स कहलाते हैं। ये शायद आपने किसी अदर सब्जेक्ट में भी स्टडी किया होगा रिस्क और सिस्क के बारे में, या आगे स्टडी करेंगे। तो रिस्क का मतलब है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क का मतलब CISC का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस होती हैं डिजाइन की, एक हार्डवेयर अप्रोच, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच। यहाँ पर भी जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उसमें रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट यूज हो रहा है या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट यूज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर को यहाँ पर भी डिस्टिंग्विश किया गया है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स आप लोग इसमें से ही स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम लोग जो सिलेबस है हम लोगों का माइक्रो प्रोसेसर, तो हम लोग अब माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का बस आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं कि बस का इंटरकनेक्शन किस तरह से होता है माइक्रो प्रोसेसर। हमारे पास में एक तो ये CPU हो गया। CPU में हमारे पास में एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, जो अर्थमेटिक या जो भी ऑपरेशन होने वो परफॉर्म करेगा। एक रजिस्टर एरे हो गया जिसमें टेम्पररी डेटा स्टोरेज किया जा रहा है, और एक कंट्रोल यूनिट हो गई जो कि इन सभी ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर ये सिस्टम बस स्ट्रक्चर शो किया गया है। तो सिस्टम बस से क्या है कि ये जो बसेस होती हैं इनके थ्रू ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी ये इंटरकनेक्टेड होती है। डिस्क्रिप्शन गिवन है ALU का, आपको हमने बताया ही है कि एडिशन यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए या लॉजिकल ऑपरेशन हो गए, जैसे एंड और एक्स और, ये ऑपरेशन ALU के थ्रू होते हैं। रजिस्टर एरे में टेम्परेली डेटा स्टोर किया जाता है, और इन रजिस्टर एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी जो नेमिंग की गई है वो इन लेटर्स के थ्रू इनकी नेमिंग की गई। ये सभी इंडिविजुअली 8 बिट के रजिस्टर से 8 बिट का डेटा स्टोर करते हैं, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, डी, ई, एच एंड एफ। और दो दो रजिस्टर्स कंबाइन करके 8 बिट के 16 बिट का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। फिर कंट्रोल यूनिट हो गई, कंट्रोलिंग के लिए एंड, श्रीवत्स दीक्षित वीडियो ऑफ करिए अपना।
and memory is used to store information. मेमोरी ब्लॉक में दो सेक्शन है, एक रोम का और एक रैम का। रैम और रोम का डिफरेंस आप लोग नेट से सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है, ये आपको सभी सब्जेक्ट्स में काम आएगा। के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास में हो गई। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो जनरल कंप्यूटर में लैपटॉप्स में यूज होती हैं, वही डिवाइसेस यहाँ पर भी है। इनपुट डिवाइसेस हो गई कीबोर्ड, स्विचेस, और आउटपुट डिवाइसेस आपके एलईडी, प्रिंटर एक्सेट्रा। के बाद फिर सिस्टम बसेस जो हैं, सिस्टम बसेस उसके बाद आती हैं। तो सिस्टम बस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वायर्स होता है जो कि डेटा को कैरी करने के लिए यूज होता है, और ये तीन टाइप की होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। The process of data manipulation and communication is determined by the logic design of the microprocessor. और इसी चीज को हम कहते हैं आर्किटेक्चर। जो हम आर्किटेक्चर स्टडी करते हैं तो उस आर्किटेक्चर में हमें कंप्लीट जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है माइक्रोप्रोसेसर से अदर डिवाइसेस के बीच में, उसके जो रजिस्टर एरेज है उनके बीच में, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जो डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिस डिजाइन में शो किया जाता है उस डिजाइन को हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। अब यहाँ पर जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो वेरियस फंक्शंस क्या क्या है? ये तीन फंक्शंस हैं, इन तीनों को हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस होते हैं, यानी जिन ऑपरेशंस को माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट करता है। के बाद कुछ इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं जिनको इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, ये इंटरनली परफॉर्म होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट ऑपरेशंस आते हैं वो पेरिफेरल ऑपरेशंस आते हैं, यानी जो भी इसके थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनसे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं। तो अब जब पहले माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ से हम जो भी चीजें बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये हम 8085 के लिए ही बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो एमपीयू है हमारा, माइक्रोप्रोसेसर एज ए सीपीयू, तो ये एमपीयू बेसिकली 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये चारों ऑपरेशंस यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं: मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ, यानी मेमोरी से रीड और राइट करना, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड या राइट करना। रीड करना मतलब डेटा उससे फैच करना, और राइट करना मतलब डेटा आउटपुट डिवाइसेस को सेंड करना। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है कि माइक्रोप्रोसेसर को कम्युनिकेट करना है पेरिफेरल डिवाइसेस से या मेमोरी लोकेशन से, तो ये काम 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 3 स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि माइक्रोप्रोसेसर को ये आइडेंटिफाई करना होता है कि तो जो भी डेटा फेच करना है वो पेरिफेरल डिवाइस से करना है या किसी मेमोरी से करना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होगी वो इंस्ट्रक्शन अपने आप में डिफाइन कर देती है कि ये पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू होनी है या मेमोरी लोकेशन से होनी है। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि ये पेरिफेरल या मेमोरी से होनी है, उसके बाद फिर बात आती है एड्रेस की, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस भी डिफरेंट डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं, एंड मेमोरी जो होती है उसमें भी बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, और हमें उसमें से किस डिवाइस से डेटा चाहिए या किस मेमोरी लोकेशन से डेटा चाहिए, उसके लिए हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इंस्ट्रक्शन के साथ में या इंस्ट्रक्शन में गिवन है।
तो दो काम कर लिए गए, एक पेरिफेरल डिवाइस या मेमोरी में से किसी एक को सेलेक्ट किया गया और फिर उसके बाद में एड्रेस के थ्रू लोकेशन आइडेंटिफाई की, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है? सर हाँ सर पेरिफेरल डिवाइसेस होती क्या है सर? अभी तक कर क्या रहे थे, सो रहे थे क्या? जो भी डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं वो सभी डिवाइसेस को जनरलाइज करके पेरिफेरल डिवाइसेस नाम दिया गया है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, या कुछ अदर इंटरफेसिंग के लिए कुछ हम बाद में और आईसीस पढ़ाएंगे जो यूज होती हैं, वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ओके सर। सेकंड फिर स्टेप क्या है? ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अब जब एक बार हमने ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि डेटा हमें कहाँ से फेच करना है, फिर उसके बाद फिर ये ट्रांसफर का फेज आता है कि डेटा को फिर ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन से माइक्रो प्रोसेसर के पास में लेके आना है, सो दैट कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। और थर्ड है कि टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, कि डेटा को कब फेच करना है। जैसे कि अभी आगे हम बताएंगे कि किस तरह से किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को फेच करते हैं, तो उसके लिए हमें टाइमिंग सिग्नल भी प्रोवाइड कराना पड़ता है कि कब मेमोरी से डेटा को फेच करना है, कब आउटपुट डिवाइस पे डेटा को सेंड करना है। ये 8085 का बस स्ट्रक्चर है, कंप्लीट बस स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर दिख रहा है, मेमोरी है, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, और ये सारी डिवाइसेस इन्हीं बसेस के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल। अब यहाँ पर दिख रहा है कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल है, और डेटा बस जो है ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा का फ्लो बाई डायरेक्शनली होता है। एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा एज पर इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन को कौन से एड्रेस से क्या डेटा चाहिए। ऐसे ही कंट्रोल सिग्नल भी माइक्रो प्रोसेसर से प्रोवाइड किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग पर्पस की क्या टाइमिंग, क्या सिंक्रोनाइजेशन करना। ये कंट्रोल सिग्नल किसी अदर डिवाइस से इसके पास नहीं आता, तो इसीलिए ये दोनों बसेस ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल है और डेटा बस बाई डायरेक्शनल। तो डेटा मेमोरी से भी फेच किया जाता है, मेमोरी में स्टोर भी किया जाता है, तो मेमोरी से बाई डायरेक्शनल है। इनपुट से हमेशा डेटा लिया जाएगा और आउटपुट से हमेशा डेटा को दिया जाएगा। तो यहाँ से कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डेटा का फ्लो हो रहा है। सिमिलरली एड्रेस मेमोरी लोकेशन का भी एड्रेस होता है कि किस मेमोरी लोकेशन से डेटा को पिक करना है, तो वो एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा। सिमिलरली इनपुट और आउटपुट के भी पोर्ट्स होते हैं, उनका भी पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस भी यहाँ पर नोटिफाई करना होता है। कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल सभी जगह जाते हैं कि कब कौन सी डिवाइस को एक्टिवेट होना है टू सेंड और रिसीव डेटा, तो अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल भी सेंड किए जाते हैं। और आउटपुट इज कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो जैसा कि अभी बताया था कि जो बसेस होती हैं वो 3 टाइप्स की हैं, तीनों हमने देख ली, एक एड्रेस बस, एक डेटा बस, एक कंट्रोल बस। सब में किस तरह का क्या है, डेटा बस में डेटा ट्रेवल करेगा, एड्रेस बस में एड्रेस, और कंट्रोल बस में कंट्रोल। एड्रेस बस को A0 से A15 इस तरह से, मतलब A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं। यही नोटेशन है एड्रेस बस का। डेटा बस के लिए D0, D1, D2 एंड सो ऑन, जितने भी बिट की डेटा बस है, जितने बिट का एड्रेस बस है, उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है। इस डायग्राम में मेमोरी रीड ऑपरेशन को शो किया गया है कि किस तरह से मेमोरी से डेटा को रीड किया जाता है।
तो जब भी मेमोरी से हमें डेटा को रीड करना है तो हमें एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम 8085 की बात कर रहे हैं तो ये एड्रेस ऑलवेज 16 बिट का होगा। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को इस मेमोरी चिप से कोई डेटा पिक करना है तो एड्रेस बस में ये 16 बिट का एड्रेस पुट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, और वो एड्रेस यहाँ पर डिकोडर के पास आएगा। डिकोडर उस एड्रेस को डिकोड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर है, और जो भी एड्रेस है वो भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहाँ पर होता है। ये जो बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है ये हर एक ब्लॉक का एड्रेस गिवन है, एंड ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में 2000H। और ये जो डेटा स्टोर है ये उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, और इसी का बाइनरी इक्विवेलेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर स्टोर है डेटा। तो 2000 जो एड्रेस है उस एड्रेस पर ये डेटा स्टोर है, 2001 के एड्रेस पर ये डेटा स्टोर है, एंड सो। अब यहाँ से जो भी मेमोरी एड्रेस आया है उसको डिकोड करके यहाँ से डेटा को फेच किया जाता है। जो भी एड्रेस गिवन होगा उस एड्रेस के डेटा को फेच करके इस एड्रेस वाली बस में पुट कर दिया जाएगा, और यहाँ से डेटा ट्रेवल होकर के माइक्रो प्रोसेसर के पास में पहुँच जाएगा। और ये मेमोरी चिप 8 बिट के डेटा को ही स्टोर करेगी, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट के डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। तो जो मेमोरी इससे अटैच होगी वो 8 बिट के ही डेटा को स्टोर करेंगे। तो ये एड्रेस बस का काम हो गया, ये डेटा बस का काम हो गया। इसके बाद में कंट्रोल बस बची। तो कंट्रोल बस में जो सिग्नल जाएगा वो ये सिग्नल जाएगा। इस सिग्नल का नाम है, शॉर्ट में इसको MEMR, और ऊपर एक बार लगाते हैं क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो का मतलब है कि जब ये इस सिग्नल पे लो सिग्नल दिया जाएगा तब ये वर्क करेगा। 0 का मतलब लो सिग्नल और 1 का मतलब हाई सिग्नल। और इसे MEMR को बोलते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो यहाँ से एक कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है मेमोरी रीड का मेमोरी को, और जब ये सिग्नल मिलता है तभी ये डिवाइस एक्टिवेट होती है, तभी ये डिकोडर वर्क करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही डेटा को फेच किया जाएगा। जब तक ये सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक मेमोरी चिप को आप एड्रेस भेज भी देंगे तब भी वो डेटा को फेच नहीं करेगा। तो ये कंट्रोल सिग्नल इज अ इम्पॉर्टेंट सिग्नल। बिना इस कंट्रोल सिग्नल के डेटा को फेच नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा मेमोरी राइट। उस केस में डेटा के फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और यहाँ से जो कंट्रोल सिग्नल जाएगा वो मेमोरी राइट का जाएगा, और जो भी एड्रेस यहाँ से आएगा उस एड्रेस पर यहाँ से जो डेटा जाएगा वो डेटा स्टोर। तो इस तरह से मेमोरी रीड और राइट का ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म होता है। कुछ पूछना है? क्लास रिज्वाइन करिएगा, अटेंडेंस ले लेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो भी पढ़ा देंगे। टॉपिक में थोड़ा सा है वो और बता देते हैं, ये वाला डायग्राम और ये पेरिफेरल डिवाइसेस। टाइम ओवर हो रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए तो अटेंडेंस ले लेंगे। चैट बॉक्स में अटेंडेंस मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है, चैट बॉक्स से अटेंडेंस नहीं एक्सेप्ट हो रही है। हम क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, हम कॉल करके अटेंडेंस ले लेंगे।